नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने खोले सारे पत्ते, धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा संग मंथन। जी हां दोस्तों, पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू के बढ़ते कदम से सीएम अमरिंदर सिंह परेशान है। उनकी तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि सिद्धू की सक्रियता को कम किया जाए। अब इसी कड़ी में उन्होंने अपने धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा से हाथ मिलाया है। उन्होंने बाजवा को अपने आवास पर बुलाया है और उनके बीच एक अहम मीटिंग चली है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर और पुराने कांग्रेसी नेता राणा केपी सिंह भी उस मुलाकात में शामिल हुए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति में बड़ा पद मिलने जा रहा है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सिद्धू की तरफ से विधायक मंत्रियों से मिलने का दौर भी शुरू हो चुका है। यही वजह है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना आखिरी दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं। वह इस बात को समझते हैं कि प्रताप सिंह बाजवा भी सिद्धू के बढ़ते कदम से परेशान है। ऐसे में दोनों साथ मिलकर अब पंजाब की राजनीति में होने जा रहे इस बड़े उलटफेर को रोकना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह रणनीति कितनी सफल रहती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। अभी के लिए पंजाब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत की तरफ से जरूर कहा गया है कि कैप्टन को पार्टी हाईकमान का हर फैसला स्वीकार रहेगा, लेकिन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर देकर कहा है कि जबरन पंजाब की राजनीति में दखल देने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे आईएएस अधिकारी, लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब एक आईएएस अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव सुधीर कुमार ने जालसाजी, झूठे कागजात और गलत सबूत मांग कर फंसाने का आरोप लगाते हुए पटना के SC/ST थाने में लिखित शिकायत दी है। बिहार सरकार और कई आईपीएस अधिकारियों पर फंसाने का आरोप लगाया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव सुधीर कुमार इसी साल की 5 मार्च को भी शास्त्रीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे और पटना एसएसपी और सचिवालय डीएसपी के सामने लिखित शिकायत की थी। इस मामले में 4 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर आरटीआई से जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर सुधीर कुमार ने SC/ST थाने में लिखित शिकायत दी है। वहीं इस पूरे मामले पर SC/ST थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार के समर्थन में आया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, कांवड़ियों से की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी उतर आया है। संतों ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर भगवान शिव का अभिषेक करें। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर ना निकलें। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर का कहना है कि इस बार कांवड़ मेला काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रशासन जनपद के बॉर्डर पर गंगा जल से भरे टैंकरों को भेजेगा, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस के जरिए इसे शिव भक्तों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान अगर कोई भी कांवड़िया जनपद की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि शासन से अतिरिक्त पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की मांग भी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ी हुई डीए के साथ मिल सकती है 300 छुट्टियां। जी हां दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश बढ़ाने को लेकर फैसला कर सकती है। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। इसके बाद कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती है। आपको बता दें, बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी।
आपको बता दें दोस्तों, सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज़्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया है। सरकार इसके बाद लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाइड करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसके कारण उन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाइड करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय नागरिकों के खिलाफ हिंसा, राष्ट्रपति ने हालात संभालने के लिए सीनियर नेताओं को भेजा। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रांतों में इन दिनों भारतीयों और अश्वेत अफ्रीकी समुदाय के बीच तनाव चल रहा है। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पुलिस मंत्री और क्वाजुलु नाटाल प्रांत के प्रमुख को डरबन शहर के लिए रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि डरबन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेडी पंडोर से बात कर वहां हालात को लेकर चिंता जताई थी। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की 7 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद हिंसा को लेकर दोनों समुदाय ने एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले थे, जिसके बाद फिनिक्स और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। डरबन और आसपास के शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। इलाके में हिंसा और लूटपाट की घटना के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए रामाफोसा इथेक्विनी कुछ जगहों पर गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, बिजली काटी तो पावर कंपनियां देगी आपको हर्जाना। काफी पावरफुल है सरकार का नया बिल। जी हां दोस्तों, अगर आपको बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से परेशानी है या उनकी दी जा रही सुविधाओं से आप खुश नहीं है, तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छानुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट करते हैं। दरअसल सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें एक क्षेत्र में एक कंपनी को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनियां चुनने का विकल्प हो। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह के अनुसार सरकार सोमवार को शुरू होने वाले मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा, जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, इस बिल के आने के बाद निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में आने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं का होगा, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। मौजूदा वक्त में कुछ सरकारी और निजी कंपनियों का ही बिजली वितरण के क्षेत्र में दबदबा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी बैंकों के लिए खुशखबरी। कोरोना काल में 1.32 लाख करोड़ घटा एनपीए। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी बैंकों के एनपीए में 1,31,894 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत पूछे गए सवाल का भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यह जवाब दिया है। नागपुर के संजय थुल ने आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिछले 10 साल में एनपीए और बैड लोन को राइट ऑफ किए जाने के बारे में आरबीआई से जानकारी मांगी थी। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण एनपीए में कमी 1,31,894 करोड़ रुपए रही। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 1,75,877 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गरीबों से अवसर छीनता है नीट। हाईकोर्ट के पूर्व जज ने तमिलनाडु सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट जारी रहने पर ग्रामीण तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भविष्य में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. राजन ने यह बात कही है। उन्होंने इस परीक्षा के प्रभाव पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस राजन ने एक बयान में कहा है कि नीट गरीबों को वंचित करता है, केवल अमीर ही सबसे अधिक सीटें हासिल करते हैं।
जब आप स्थानीय छात्रों को MBBS की पढ़ाई के मौके नहीं देते हैं तो संपन्न लोग डॉक्टर बनने के बाद दूर दराज के इलाकों में PSC में सेवा नहीं देने वाले हैं। वे पढ़ाई जारी रखने के लिए विदेश जाएंगे और अपना जीवन संवारेंगे। तमिलनाडु को छोड़ अन्य सभी राज्यों ने नीट को स्वीकार कर लिया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि अन्य राज्य भी जल्द ही ये मांग करने वालों में शामिल होंगे। तमिलनाडु कई मुद्दों में अग्रणी रहा है। पहले हमने केवल हिंदी थोपने का विरोध किया था, लेकिन अब अन्य दक्षिण राज्य भी विरोध कर रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि नीट परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य द्वारा गठित समिति को 86,000 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि नीट अपूरणीय क्षति कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों जल्द मिलेगी गर्मी और उमस से राहत। उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। जल्दी उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवा मैदानी क्षेत्रों में आकर मिल रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय चक्रवात बनने से बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसानों ने किसी तरह धान की नर्सरी तो तैयार कर ली है। अब पौधों की रोपाई के लिए पानी का इंतजार है। किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार है। इस बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 18 से 21 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा और 18 जुलाई को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल की कीमत ने एक बार फिर ऊंची छलांग लगाई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल की कीमत स्थिर रखी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा होने के साथ 101.84 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं बात करें डीजल की तो दोस्तों आज डीजल स्थिर रहा और अपने पूर्ववर्ती दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर पर बना रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में 410 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बड़े दाम। जी हां दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बीते एक सप्ताह में तेजी आई है। सोना जहां 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत 68,912 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बीते एक सप्ताह में राष्ट्रीय बाजार में 199 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 410 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि चांदी का भाव 123 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 68,912 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र के अंतिम दिन यानी 9 जुलाई को सोना 47,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो बीते कारोबारी दिन यानी 16 जुलाई को 48,273 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संजय गवांडे ने रोशन किया भारत का नाम, जेफ बेजोस की रॉकेट टीम का बनी हिस्सा। जी हां दोस्तों, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई को अपने क्रू के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने को लेकर तैयार हैं। बेजोस की इस यात्रा के लिए जिस रॉकेट का निर्माण किया गया है उसको बनाने वाली टीम में भारत की बेटी संजय गवांडे भी शामिल है। 30 वर्षीय संजल महाराष्ट्र के कल्याण में कोलसेवाड़ी क्षेत्र की रहने वाली है। संजल के पिता कल्याण डोंबिवली नगर निगम से रिटायर्ड हैं, जबकि उनकी माताजी MTNL से रिटायर्ड हुई है। संजल की मां ने बताया कि उनकी बेटी की बचपन से ही अंतरिक्ष की दूरियों में रुचि थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम कर रही जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के लिए न्यू शिपयार्ड नाम का रॉकेट सिस्टम तैयार किया गया है। संजल इसको तैयार करने वाली टीम का हिस्सा है। अपनी उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। टीम ब्लू ओरिजिन का हिस्सा बनकर मैं गर्व महसूस कर रही हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक EKUV 100 कार जल्द होगी लॉन्च, मिलेगी 150 किलोमीटर की रेंज। जी हां दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते ज्यादातर कार कंपनियां अब पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल कर रही हैं। भारत की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EKUV 100 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस कार को कंपनी ने 2020 के
ऑटो एक्सपो में पहली बार पेश किया था। टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई कार एक्सपो में दिखाई गई कार से कुछ अलग नजर आ रही है। महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक कार में 15.9 किलोवाट की बैटरी के पैक का इस्तेमाल किया है, जो 1200 Nm का टॉर्क और 54.4 HP की पावर जनरेट करता है। कार की इस बैटरी को फुल चार्ज होने में 5.45 घंटे का समय लगता है। फास्ट चार्जिंग की मदद से इस कार को 55 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में यह कार 150 किलोमीटर तक की ड्राइव रेंज देने में सक्षम है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, मेहरानगढ़ का किला किस राज्य के किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।